बजट सत्र के दौरान एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है और बड़ा ऐलान यह है, गैरसैंण को कमिश्नरी घोषित किया गया है। जिस गैरसैंण को नजरअंदाज किया जाता रहा, जिसको राजधानी बनाना तो दूर, उसकी तरफ देखा तक नहीं जा रहा था, कोई ना आता कोई न जाता, लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी के बनने के बाद एक और बड़ा ऐलान किया गया। कल के दिन कमिश्नरी घोषित किया गया है, मंडल घोषित किया गया है गैरसैंण को, और बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने ही यह ऐलान किया। कल ही के दिन गैरसैंण को एक साल पहले ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था और कल के दिन उसको अब मंडल भी घोषित कर दिया गया है। बजट सत्र के दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का यह ऐलान, और अब इस मंडल में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, कौन कौन से जिले आएंगे, ये भी हम आपको बता देते हैं। इसमें रुद्रप्रयाग का जिला जो कि चमोली से सटा हुआ है, दूरस्थ जिला है चमोली, और इसके साथ साथ अल्मोड़ा जो कि चमोली से लगता है, और फिर बागेश्वर जिला कुमाऊं का क्षेत्र वो भी इसी मंडल में आएगा। और अब उत्तराखंड में कुल मिलाकर 3 कमिश्नरी हो गई हैं, गढ़वाल कमिश्नरी, कुमाऊं कमिश्नरी और गैरसैंण कमिश्नरी। गैरसैंण को कमिश्नरी बनाए जाने की बड़ी घोषणा के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से एबीपी गंगा ने खास बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड का एक और मंडल गैरसैंण में बनेगा, जिससे यहां के विकास को और गति मिलेगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा। 4 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया था और गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। उसके बाद आज ठीक 1 साल बाद एक और बड़ा फैसला लिया गया है और गैरसैंण को कमिश्नरी बना दिया गया है। हमारे साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, अपने इस फैसले के पीछे किस तरीके से विकास के नए आयाम यहाँ पर स्थापित हो सकेंगे, ये बड़ा फैसला है। एक ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण हमारी है और अब यहाँ का ठीक से नियोजित विकास हो, उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों का बैठना बहुत ज़रूरी है और जिम्मेदारी के साथ साथ जिनका अनुभव भी है, चाहे विकास योजनाओं से संबंधित हो, कृषि औद्यानिकी का हो, तमाम अनुभव लिए हुए ऐसे अधिकारियों को यहाँ पर जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि भविष्य की जो प्लानिंग है उसको कार्य रूप दिया जा सके। और इसलिए यहाँ पर आज 4 जनपद चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा को मिला करके अलग से कमिश्नरी और डीआईजी पुलिस रेंज के रूप में यहाँ पर आज घोषणा की गई है। उससे तमाम जो हमारे विकास के काम यहाँ पर होने हैं वो समय पर भी होंगे और नियोजित भी होंगे और यहाँ की तमाम जो पारिस्थितिकी है उसके हिसाब से हो सकेंगे। मुख्यमंत्री जी, आपने कहा है कि 1 महीने के भीतर टाउन प्लानर की यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी। ये सर किस तरीके से ये जो फैसला है और किस तरीके की योजनाएं इसमें रहेंगी आगे? मैंने ये कहा है कि 1 महीने के अंदर टाउन प्लानर के लिए बिड निकाली जाएंगी और फिर कई लोग इसमें आएंगे तो उसमें से जो सुयोग्य होगा उसको इसकी टाउन प्लानिंग का काम दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, ताकि यहाँ की जैसी भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, जैसे यहाँ पर जलवायु हमारी परिस्थितियाँ हैं और जो हमारा स्थानीय स्थापत्य है, उन तमाम दृष्टिगत यहाँ पर विकास किया जा सके, इसको नियोजित तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि 1 साल राजधानी ग्रीष्मकालीन के बाद घोषित के बाद 1 साल हो गया है, अभी आगे किस तरह की योजना है और इस 1 साल में भी काफ़ी कुछ यहाँ पर कार्य हुआ है, उसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि कोई भी निर्माण कार्य अगर हम करना चाहते हैं, कोई भी अवस्थापना सुविधाएं यहाँ पर विकसित करना चाहते हैं, तो उसके लिए भूमि की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है और पानी की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि बिजली की कोई ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन पर्याप्त पानी ये यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। उन सब की व्यवस्था की जा रही है। पानी के लिए यहाँ पर एक डैम बनाया जा रहा है जो 70 करोड़ डैम को बनाने में लागत आएगी और 40 करोड़ रुपये से जो जल वितरण की जो प्रणाली है और गांव-गांव तक और गैरसैंण के सराउंडिंग में जो जल पहुंचाया जाएगा, 40 करोड़ रुपये उस पर खर्च किया जाएगा।
यहाँ पर एक अस्पताल हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल वो पहले हम स्वीकृत कर चुके हैं, उसके लिए पैसा भी आ चुका है, उसके निर्माण का कार्य यहाँ पर चल रहा है। ऐसे हमने कहा कि यहाँ पर हम 20,000 फलदार वृक्ष लगाएंगे और 20,000 फलदार वृक्ष होंगे तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी प्रोसेसिंग यूनिट भी यहाँ पर लगे। तो एक प्रोसेसिंग यूनिट भी उसके लिए यहाँ पर लगाई जाएगी ताकि जो आसपास जहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में फल पैदा होते हैं, विशेषकर सिट्रस यहाँ पर काफ़ी पैदा होते हैं, तो जो अभी जो हमारे पास सिट्रस उपलब्ध हैं या जो फल हमारे पास उपलब्ध हैं उनका वैल्यू एडिशन प्रसंस्करण के माध्यम से होगा और जो 20,000 वृक्ष यहाँ पर फलदार लगाए जाएंगे उनसे भी हमको पर्याप्त मात्रा में फल उपलब्ध होंगे। तो उससे हमारे किसानों की इनकम भी बढ़ेगी और उनको अच्छे फल खाने को मिलेंगे। जो लोग बाहर जब यहाँ से फलों की सप्लाई होगी तो उनको भी अच्छे ताज़े फल खाने को मिलेंगे, तो उसका हमारे आर्थिक समृद्धि भी आएगी और स्वास्थ्य में भी ग्रोथ होगी। धन्यवाद सर, एबीपी गंगा से बातचीत। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के एक साल पहले एक ऐतिहासिक फैसला, एक साल बाद गैरसैंण को कमिश्नरी, और अभी भी मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि अभी भी बहुत कुछ है उनके पिटारे में गैरसैंण के विकास के लिए। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ मैं रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, गैरसैंण, भराड़ीसैंण। आज उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र का 5वां दिन है और आज विभागों के बजट पटल पर रखने का सिलसिला होगा शुरू और मुख्यमंत्री बजट पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बजट पर करेंगे। आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और विपक्ष ने भी विधानसभा में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। ये बड़ी खबर आपको दे दें, विभागों का बजट आज रखा जाने वाला है पटल पर। विभाग अपना बजट रखेंगे तो दूसरी तरफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे और संभवतः जो बड़े बड़े ऐलान हैं किस सेक्टर के लिए कितना है, क्या उसके पीछे का विजन है, क्या उनकी प्लानिंग है, इस एक साल में क्या चाहते हैं, ये सारी चीजें हो सकती हैं। और इस खबर पर हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजित राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजित, विभागों का बजट रखा जाना है, दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या क्या बातें आ सकती हैं? देखिए, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री की हो रही है तो इसमें मुख्यमंत्री बजट पर एक विस्तार से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखेंगे कि बजट किस तरह से जनोपयोगी है और बजट किस तरह से जन केंद्रित बनाया गया है। क्योंकि बजट में जिस तरह के प्रावधान किए गए हैं, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर को, एजुकेशन को जो प्रायोरिटी दी गई है, महिलाओं को प्रायोरिटी दी गई है, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से सदन में बजट टेबल हुआ है तो उससे बहुत पूरी बात सब चीजें बाहर नहीं आ पाई हैं। तो मुख्यमंत्री अपने नजरिए से, अपने दृष्टिकोण से उस बजट को प्रेस के सामने रख सकते हैं ताकि वो लोगों को पता चल सके और जनमानस के पटल पर एक चुनावी माहौल जैसा बन सके कि हमने एक लोक लुभावन बजट पेश किया है। तो चूंकि चुनावी वर्ष है, चुनावी बजट है, तो इसको समझाने के लिए मुख्यमंत्री आज 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जी राजीव जी, बहुत शुक्रिया अजित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो 10:30 बजे यानी कि आपसे करीब 1 घंटे के बाद, और 1 घंटे से भी कम का वक्त रह गया जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री की होनी है। सीएम ने बजट भाषण के दौरान सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 4 साल के दौरान काफी अच्छा काम किया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हाथ में अटैची लेकर गैरसैंण विधानसभा में बजट पेश करने पहुंचे। विधानसभा में बजट पेश करते समय सीएम त्रिवेंद्र रावत ने सबसे पहले कोरोना काल के दौरान फ्रंटलाइन पर रहकर काम करने वाले कोरोना वॉरियर्स का जिक्र किया। मैं इस अवसर पर डॉक्टरों, नर्सों, सफाई कर्मियों, पुलिस प्रशासन तथा सामाजिक संस्थाओं से जुड़े सभी कोरोना योद्धाओं को भी नमन करता हूं। हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, आशाएं हैं, उनको भी नमन करता हूं, जिनके योगदान के बिना कोरोना के विरुद्ध लड़ाई नहीं लड़ पाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के दौरान राज्य को आर्थिक रूप से काफी नुकसान हुआ, मगर फिर भी सरकार ने इससे उबारने के लिए उपायों पर फोकस किया है। कोरोना के कारण आर्थिकी पर बुरा प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था, किंतु हम सजग थे। लॉकडाउन के कारण प्रभावित पर्यटन व्यवसाय ने जिलाधिकारियों के माध्यम से त्वरित सर्वेक्षण के आधार पर होटल में कार्यरत कार्मिकों, फोटोग्राफरों, टैक्सी, ऑटो रिक्शा तथा ई रिक्शा चालकों के रूप में कार्यरत लगभग 2,40,000 व्यक्तियों को 2,000 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से एक मुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की गई। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना में ऋण देने वालों को
अप्रैल से जून माह तक ब्याज पर छूट दी गई है। सरकार के अब तक के कार्यकाल को लेकर भी सीएम ने बजट के दौरान बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है। राज्य का प्रदर्शन देश के शीर्ष राज्यों में रहा है। ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी इंटीग्रेटेड रेटिंग ऑफ यूटिलिटीज में यूपीसीएल को लगातार 3 वर्षों से 1% शीर्ष श्रेणी में रखा गया है। निर्वाध विद्युत आपूर्ति और 1912 हेल्पलाइन सेवा के माध्यम से उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण में उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है। देश के लगभग 15,000 पुलिस थानों में राज्य के 2 थाने मुनस्यारी और पंचकुला को शीर्ष 10 थानों में सम्मिलित किया गया है। त्रिवेंद्र रावत करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं। बजट के दौरान मुख्यमंत्री ने उसका जिक्र किया। जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम है कि सत्ता के गलियारों से बीजेपी को खत्म कर दिया गया है। विभिन्न अनियमितताओं की संगठित जांच कराते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ एवं व्यवस्थित करने हेतु एक समान कार्यवृत्ति वाले विभागों की एकीकरण की प्रक्रिया। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया है। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड भी इस दिशा में काफी अच्छा काम कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए हमने अपनी अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता के लिए प्रयास किए। आत्म उत्तराखंड तब संभव है कि हम स्वयं के संसाधनों को बढ़ाएंगे, आधारभूत सुविधाओं में निवेश करेंगे और अनुपातक व्यय में कमी करेंगे। हमने वोकल और लोकल के सही मायने समझे। अपने स्थानीय उत्पादों को ब्रांड बनाने की कोशिश है। इसलिए आश्चर्य नहीं कि जहां देखो इस आयव्यय के केंद्र में विकास के अवसरों को गांव और विकास खंड तक स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। बजट के दौरान मुख्यमंत्री ने जोशीमठ में आई आपदा का भी जिक्र किया। सीएम ने कहा कि आपदा के समय राज्य ने अपने संसाधनों से काफी अच्छा काम किया है, साथ ही केंद्र की तरफ से भी काफी मदद की गई है। एबीपी गंगा के लिए गैरसैंण से रवि कैथुरा की रिपोर्ट। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर हरिद्वार से मिल रही है, जहां रानीपुर झाल के बिल्कुल पास में हादसा हुआ है। गंग नहर में अनियंत्रित कार गिरी है, 4 लोगों की मौत हो गई है। हरिद्वार से खबर ये मिल रही है, जहां रानीपुर झाल के पास में भीषण हादसा हुआ। गंग नहर में अनियंत्रित कार जा गिरी है, 4 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, जिसमें 2 बच्चे शामिल थे। कार सवार 2 बच्चे और ड्राइवर की मौत हुई है। पुलिस अभी हालांकि 4 की मौत की पुष्टि पुलिस नहीं कर रही, अभी तक उन्होंने मौत की पुष्टि नहीं की है। और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, लेकिन जानकारी मिल रही है कि 4 की मौत हो गई है। जब गंग नहर में गाड़ी गिरी तो बच नहीं सके। इन 2 बच्चे भी इसमें शामिल हैं। लेते कि रानीपुर जाल का पास जो है ये गाड़ी अनियंत्रित होकर नहर के अंदर गिर गया है। उसमें 5 लोग ट्रैवल कर रहे थे, उसमें एक व्यक्ति तो चढ़क के बच गया था। फिर 4 लोग डूबने का सूचना मिली थी। तत्काल रूप से हमारा एसपी सिटी और सभी अधिकारी मौके पे पहुंचे और जो है एसडीआरएफ की मदद से, हमारा जल पुलिस की मदद से हमने तलाश का अभियान शुरू करी। और जो है अभी 4 लोगों का जो है हमने निकल के हॉस्पिटल भेज दिया गया है और आगे कार्रवाई भी कर रहे हैं। उत्तराखंड के इतिहास में 4 मार्च का दिन एक सुनहरी तारीख के लिए याद रखा जाएगा। इसी दिन गैरसैंण में बजट सत्र के दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को सूबे की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था और इसी घोषणा ने राज्य आंदोलन की मूल भावना का सम्मान करते हुए पहाड़ी राज्य की अवधारणा साकार कर दिया। इस एक मौके पर गैरसैंण में कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। अब खबर जोशीमठ से, जहां पर रैनी में आज वैली ब्रिज का उद्घाटन होगा। रैनी गांव में यह वैली ब्रिज बनकर तैयार हो गया है और इसका उद्घाटन होगा। 7 फरवरी को ऋषिगंगा में आपदा आई थी और पुल बह गए थे। बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद 200 फीट का ये वैली ब्रिज बना लिया है और आज से भारत चीन सीमा के साथ बॉर्डर पर रहने वाले लोगों की आवागमन की जो सुविधाएं हैं वो फिर से शुरू हो जाएंगी। आज दोपहर 2 बजे इसका उद्घाटन होना है। 40 क्विंटल क्षमता के पुल में बड़े बड़े वाहनों की भी आवाजाही हो सकेगी। सेना, आईटीबीपी समेत बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को पुल न होने की वजह से दिक्कतें हो रही थी और आज इसका उद्घाटन हो जाएगा। अब खबर हरिद्वार से, महाकुंभ में आज आवाहन अखाड़ा और अग्नि अखाड़े की पेशवाई निकलने वाले हैं और अखाड़े की पेशवाई के बाद साथ साथ कुंभ की शुरुआत भी हो गई। दूर दूर से आए तमाम साधु संत अब कुंभ तक हरिद्वार में ही रहेंगे। अखाड़ों में पहुंचे ये तमाम नागे बाबा साधु रमता पंच कुंभ तक तपस्या करेंगे, मणियों में रहेंगे, अपने इष्ट देवता और भगवान शिव का ध्यान करेंगे।
और अब सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता पंकज राणा का हरिद्वार में मौजूद है। पंकज, आज 2 अखाड़ों की पेशवाई निकलनी, हालांकि अग्नि अखाड़े की पेशवाई कल निकलनी थी लेकिन आज निकलनी है। कितने बजे पेशवाई निकलेगी और किस तरह का माहौल होगा उस वक्त? आज क्या क्या देखने को मिलेगा? कल तो उत्तराखंड की संस्कृति देखने को मिली थी। बिल्कुल राजीव, देखिए इस वक्त हरिद्वार कुंभ नगरी पूरी तरह से कुंभ के रूप में अभिभूत हो चुकी है और यहाँ पर हर रोज नई नई संस्कृति देखने को मिल रही है। कल जिस तरह से जूने अखाड़े की पेशवाई निकली थी उसमें तमाम चीज़ें ऐसी थी जो आकर्षण का केंद्र बनी थी। खासकर उत्तराखंड की संस्कृति को इस बार पहली बार इस पेशवाई के दौरान दिखाया गया था। इसके साथ साथ ही एक खास बात थी, किन्नर अखाड़ा जो पिछली कई बार से यहाँ पर मौजूद नहीं रहता था, इस बार पेशवाई में मौजूद रहेगा। आज 2 अखाड़ों की पेशवाई फिर निकलने वाली है। आनंद अखाड़ा और आवाहन अखाड़े की पेशवाई आज निकलेगी। 11 बजे से ये पेशवाई शुरू होगी, जिसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। और 11 बजे पहले आनंद अखाड़े की पेशवाई शहर से निकल कर जाएगी, उसके बाद आवाहन अखाड़ा इस पेशवाई को शहर भर से निकालेगा। आज भी कई चीज़ें आकर्षण का केंद्र रहेंगी, क्योंकि पेशवाई ही एक ऐसी चीज़ होती है जो कुंभ में एक मुख्य आकर्षण का केंद्र होती है और पूरे जो हरिद्वार वासी हैं उसके साक्षी बनते हैं। कल इतनी ज़्यादा भीड़ थी सड़कों पर, लोग घरों से निकलकर सड़कों पर खड़े हो गए थे और तमाम लोग उस पेशवाई के दर्शन के लिए कई घंटे सड़कों पर खड़े रहे और तमाम संत महात्माओं के दर्शन करने के लिए इंतजार करते रहे। तो ये बड़ी बात है कि जब पेशवाई निकलती है तो कुंभ नगरी अभिभूत हो जाती है पूरी तरह से और कुंभ के रंग में ढल जाती है। और आज फिर लोगों को इंतजार है कि 11 बजे से ये पेशवाई जब शुरू होगी तो वो तमाम जो नांगे बाबा हैं, साधु हैं, जो लंबे समय तपस्या में लीन रहते हैं, उनके दर्शन करेंगे और अपने उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। तो 11 बजे का इंतजार है। 11 बजे से ये पेशवाई शुरू होगी। जूना अखाड़े के साथ जो रहता है आवाहन अखाड़ा, उसकी पेशवाई निकाली जाएगी और दूसरा जो निरंजनी अखाड़े के साथ ही स्नान करता है आनंद अखाड़ा, इन दोनों अखाड़ों की आज पेशवाई राजीव निकाली जाएगी। जी पंकज, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो 11 बजे पेशवाई निकाली जाएगी और आज भी वही भव्यता देखने को मिलेगी जो कल और परसों देखने को मिली थी। वहीं से पहले हरिद्वार में जूना अखाड़ा की पेशवाई हुई और ज्वालापुर के पांडेवाला में गुघाल मंदिर से पेशवाई की शुरुआत हुई। पेशवाई में कई चीजें आकर्षण का केंद्र रहे, खासकर नागा साधु लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र रहे। लोग साधु संतों से आशीर्वाद लेते नजर आए। सबसे पहले जूनागढ़ अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी अपने रथ के साथ निकले और उसके बाद जूना अखाड़ा के कई महामंडलेश्वर लोगों को आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़े थे। नागे बाबा अपने कर्तव्य दिखा रहे थे तो कई जो है शिवधुन बजा रहे थे, शिवधुन भी वहां सुनाई दे रही थी। साथ ही पेशवाई में मुख्य रूप से किन्नर अखाड़ा भी मौजूद था। किन्नर अखाड़ा पहली बार हरिद्वार में पेशवाई में शामिल हुआ और जूना अखाड़े के साथ शाही स्नान भी करेगा। किन्नर अखाड़े के तकरीबन 300 स्वामी पेशवाई में शामिल हुए, जो ऊंट की सवारी करते हुए छावनी में पहुंचे। भारत की सभ्यता अत्यंत प्राचीन है। जब से भी मानवीय सत्ता है, जैव जगत है, तभी से भारतीय अध्यात्म है और उसके साकार दर्शन हम पेशवाई के रूप में कर सकते हैं। मैं भारत सरकार, विशेषकर प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने कोरोना वैक्सीन के माध्यम से भारत को आश्वस्त किया है। जोशीमठ में अब तक बर्फबारी जारी है और यहाँ पर हेमकुंड साहिब में 4 से 5 फीट तक बर्फ जमी हुई है। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का एक दल जब हेमकुंड साहिब के निरीक्षण के लिए पहुंचा तो मौसम खराब था, लिहाजा दल को 1 किलोमीटर पहले से ही वापस लौटना पड़ा। मौसम खराब होने के साथ साथ हिमस्खलन का खतरा देखते हुए गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी दल यहां से वापस लौटा। और एबीपी गंगा से बात करते हुए गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के वरिष्ठ प्रबंधक सेवा सिंह ने कहा कि इस साल पिछले साल की तुलना में बहुत कम बर्फ है। पिछले साल तक हेमकुंड साहिब में जहां 20 फीट तक बर्फ रहती थी, इस बार 4 फीट तक ही बर्फ।